हेलो विद्यार्थियों। तो आज हम जो बड़ी यूनिट है और कहें कि ये यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, जिसका नेम है प्रकाशिकी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 6 है। तो मैं यूनिट नंबर थर्ड के बाद में मैं यूनिट नंबर 4 5 को अभी ना करवा कर आपको यूनिट नंबर 6 के जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, उन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी को भी जरूर रीड करिएगा। ये तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए हैं। एनसीईआरटी को आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी स्कोरिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो प्रकाशिकी ये हमारा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 आपका रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका तरंग प्रकाशिकी है। तो दोनों के इसमें मिक्स्ड वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशिक तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु को हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है बच्चों, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं इसमें। दूसरा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को कितने कोण पर रखा जाना चाहिए? तो बच्चों अगर समतल दर्पण को आप 90 डिग्री पर रखते हैं तो एक सूत्र होता है हमारा कि जो नंबर ऑफ इमेजेस जो बननी है वो 360 डिवाइडेड बाय थीटा और -1 वाला हमें सूत्र यहां पर लगाएंगे। तो 3 इमेज बनाने के लिए अगर हम बोले ये नंबर ऑफ इमेज के लिए है, तो अगर 360 अपॉन 90 लिखता हूं, मतलब इनमें से सारे कोण को रखकर देखता हूं, तो सबसे पहले मैं 90 रख के देखता हूं, ये माइनस करता हूं तो 36, मतलब 0 से 0 गया और ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 और ये 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 इमेज प्राप्त करने के लिए 2 समतल कोणों को कितने पर रखना पड़ेगा? समतल दर्पणों को कितने एंगल पर रखना पड़ेगा बच्चों 3 इमेज प्राप्त करने के लिए? तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री बच्चों, ये 90 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? तो बच्चों दर्पण का पूछ रहे हैं, तो जो हमारे साइड व्यू मिरर जो होता है, जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है, वही दर्पण हमारा यहाँ पर यूज होगा, और वो दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ध्यान रखिए, दर्पण और लेंस में कंफ्यूज मत होइए। आपसे दर्पण पूछा है तो वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल होगा बच्चों। एक ग्लास अपवर्तनांक बराबर म्यू की मोटाई टी के बराबर है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारा पहले वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, है ना। जिन पर मुझे ज्यादा फोकस करना है मैं उस पर फोकस आप करके बता दूंगा, फिर अगर आपको लगे कि इसमें कुछ पूछना है तो आप बताइएगा। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों? तरंगदैर्घ्य के साथ में अपवर्तनांक का क्या मान होता है? तो घटता है। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा बढ़ता है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो उसमें जो तरंगदैर्घ्य है प्रकाश का वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये कॉन्सेप्ट होगा। मतलब अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। छठवां दिया है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले 1.6, हाँ ठीक है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वही लेंस का अपवर्तनांक, जब हमने लेंस का अपवर्तनांक नहीं दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसका अनंत होने का? एक पतले लेंस का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू ये है, और अगर हम ग्लास को भी बोले, ग्लास का भी वर्तनांक सेम ही है, तो तब लेंस नहीं दिखाई का मतलब होता है कि उसमें अपवर्तनांक का मान बचता ही नहीं है। इसलिए आंसर आप इसका अभी अनंत लिख लीजिए। न्यूमेरिकल कोई आएगा तो उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बट अभी इस पर ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए, यदि दो प्रतिबिंबों के बीच में कितना कोण हो? 60 डिग्री हो। कितना हो बच्चों? 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो एन इज इक्वल टू आप 360 डिवाइडेड बाय थीटा लिखेंगे,
और -1 लगा देंगे तो 360 और यहाँ पर 60 हो जाएगा, और -1 करेंगे यहां से, इसको कैंसिल करेंगे, 6 छंग 36, 6 - 1 बराबर 5 आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 5 प्रतिबिंब आंसर सही आ जाएगा हमारा, सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा, कांच कांच। तो आंसर इसमें आ जाएगा कांच हवा, कांच हवा। ठीक है, कांच हवा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य, हवा से कांच में तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएंगी बच्चों? घटती हैं। तरंग दैर्घ्य क्या है? घटती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश किरण समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, जिसका वर्तन 3/2 है, पर अभिलंब रूप से आपतित होती है, प्रकाश किरण का विचलन क्या हो जाएगा? तो विचलन क्या हो जाएगा? तो विचलन हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। बहुविकल्प में बात करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु कहां पर हो? उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तभी आपको आभासी और आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा, और प्रतिबिंब की साइज जो होगी वस्तु से बड़ी भी होगी। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से बन होता है और धनात्मक होता है बच्चों। ठीक है। संयुग्मी फोकस विधि से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी किसको कहते हैं? तो ये केवल अवतल दर्पण में होती है। जब संयुग्मी फोकस का मतलब क्या है? अगर वस्तु के एक बिंदु पर रखें तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर अगर हम रखें वस्तु को तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बोले, तो ऐसे फोकस को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं, और ये सिर्फ अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है। कार में ड्राइवर की सीट के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? तो बच्चों वो उत्तल दर्पण होता है ना। बस के अंदर लगा रहता है, वो भी उत्तल दर्पण ही होगा। प्रकाश की अपवर्तन क्रिया में नहीं बदलती है, तो आवृत्ति और ऊर्जा नहीं बदलती है बच्चों। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति एंड ऊर्जा। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1.33 होता है। यदि प्रकाश की किरण के माध्यम एक से दूसरे माध्यम जाने पर उसकी चाल बढ़ती है, तो माध्यम 2 की विरल माध्यम में सघन, है ना, यह जाएगा माध्यम 2 विरल और माध्यम 1 सघन। मतलब माध्यम पूछ रहे हैं कि कौन सा है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी वो विरल हो जाएगा, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वो सघन हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब आपसे पूछा है अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है, एक अवतल लेंस के लिए बोले धनात्मक होता है, और एक से, कौन से की बात कर रहे हैं? अवतल लेंस की। यस, ध्यान रखिएगा, लेंस पूछा है और अवतल पूछा है तो सदैव धनात्मक होता है और 1 से कम होता है ना। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस में सदैव धनात्मक और 1 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म उत्पन्न करता है। प्रिज्म उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म क्या क्या उत्पन्न करता है बच्चों? विचलन तथा विक्षेपण दोनों। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अच्छा सॉरी, डायरेक्ट आंसर ही दिया है इसमें। प्रिज्म उत्पन्न करता है तो विचलन भी करता है और विक्षेपण भी करता है। ठीक है। विचलन से हमें विचलन कोण मिलता है, और इसी से हमें जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है, उससे 7 कलर मिलते हैं, वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति कब होगी? जब आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, और जो अपवर्तित किरण है वो उसका जो आधार रेखा है उसके समांतर हो जाएगी। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका से क्या होती है?
तो कम होती है। क्या होती है बच्चों? कम होती है, कम होती है। आपने देखा होगा ये लेंस होता है, तो इस यहां पर वस्तु बहुत क्लोज रहती है, तो क्लोज तब रहती है जब इसकी फोकस दूरी कम होगी, और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी? कम होगी। तो ये वही लेंस की बात कर रहे हैं, अभिदृश्य, तो कम होगी। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। इसमें उल्टा पूछ लिया है ना, इसका उल्टा हो गया, मतलब अभिदृश्य की फोकस दूरी ज्यादा रहेगी और नेत्रिका की फोकस दूरी कम रहेगी, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने उल्टा पूछा, इसलिए इसमें भी क्या आया है? कम। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, पहले क्लियर समझना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपसे दूरदर्शी के बारे में पूछे तो जो अभिदृश्यक होता है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है और नेत्रिका की कम होती है। ये याद रखना है बच्चों। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा चैप्टर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका फिलप्स में क्या जाएगा? उस दूरी को क्या बोला जाता है बच्चों? फोकल लेंथ या फोकस दूरी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा एवं उल्टा बनता है। ओके। सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम में जाती है, तो चाल क्या हो जाती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। सघन माध्यम में यदि आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण हो तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होगा बच्चों? तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हमें पता है कि क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो जो आपतन कोण का मान है उसी को हम क्रांतिक कोण का मान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस पतले लेंस में प्रकाशिक केंद्र से जाती किरण खालिस्तान के पश्चात उसी दिशा में जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात जाती है। उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को जल इसमें डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितना हो जाती है? तो 4 गुना हो जाती है बच्चों। कितना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है ना। आप इसका भी हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, लेकिन अभी इसको इतना ही थोड़ा समझ लेते हैं, बड़ा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2024 में आया है। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 और a होता है, जहां पर a प्रिज्म कोण है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? घटता है। ये संबंध हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए इसी में। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखना चाहिए। 11वां नंबर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा होना चाहिए, डेफिनेटली। दूरदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम रखकर बढ़ाई जा सकती है, सूत्र से पता चल जाएगा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जा सकती है। तो ये सूत्र से आपको पता चल जाएगा, है ना। अभी तो शॉर्ट में आपको जो लिखा है वो बता देते हैं। परावर्ती दूरदर्शक में अभिदर्शक के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है बच्चों? तो वो अवतल दर्पण यूज होता है। लंबन क्या है समझाइए। लंबन वह घटना है जहां एक सीध में रखी दो वस्तुओं को जब आंख को एक सीधे इधर उधर देखा जाता है तो वो अलग अलग दिखाई देती है, और जब आंख को इधर उधर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब अलग दिखाई देगा और इमेज, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। और लंबन अगर दूर हो गया तो जो अगर ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है तो दोनों ही साथ जाएंगे, दोनों ही लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों ही राइट साइड जाएंगे, मतलब लंबन हट गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरालैक्स। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। एक तो नियम आपका स्नेल्स का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बिना तो हम अपवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको साइन आपतन कोण की जया बटे अपवर्तन कोण की जया बराबर नियतांक कह सकते हैं, या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कहते हैं। तो ये दूसरा नियम है हमारा। पहला नियम तो वैसा का वैसे, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा, अपवर्तित किरण। अदरवाइज जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं या परावर्तन के नियम पढ़ते वैसे ही है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं
और दूसरा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक जो होता है वो बहुत सारे माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम के जोड़ों की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम के ताप पर, प्रकाश के रंग पर या तरंगदैर्घ्य पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। अभी इसमें बड़े डेरिवेशंस भी है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें ये छोटे वाले ही हमने कुछ देखे हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ एनसीईआरटी में पढ़ने पर कुछ डाउट होता है तो आप पूछिएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चन का मैं चाह रहा हूं कि इसको 2 पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं और जनरल कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं, है ना। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना, अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस के लिए सूत्र, दर्पण सूत्र, है ना, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का व्यंजक, दूरदर्शी के लिए आवर्धन का व्यंजक, और ऐसा का ऐसा ही हमारे और भी 2-4 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में स्पेशली, तो उनको हम अलग से डेरिवेशन वाला हाइगन का सिद्धांत इसी यूनिट में है। हाइगन का सिद्धांत ऐसा का ऐसा ही। और अगर आप बोले यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट में द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है वो भी पूछते हैं। विवर्तन और क्या बोलते हैं उसको, विवर्तन को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस। व्यतिकरण, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, ये भी और है, लेकिन हम ये आगे पार्ट में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो हमने कवर किए हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट अदर पार्ट हम, अदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो अदर पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।